बीए तृतीय वर्ष व एमए फाइनल के बच्चों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, हमने गत कालांश में पढ़ा था मुक्तिबोध का काव्य सौंदर्य के कुछ बिंदुओं पर चर्चा की थी। मैं अलका जैन से आचार्य हिंदी, किशनगढ़ कॉलेज से। हमने गत कालांश में जिन बिंदुओं पर चर्चा की थी वो थे आंतरिक रचना, यथार्थ का तीव्र बोध, मानवतावाद, मार्क्सवाद का प्रभाव, संतरांश व घुटन की वाणी। आज हम बात करेंगे बौद्धिक जटिलता, छायावादी राग तत्व, आधुनिक बोध, फैंटेसी का प्रयोग और काव्य शिल्प पर। बच्चों, बौद्धिक जटिलता जो है मुक्तिबोध के काव्य में काफ़ी दिखाई देती है। ये इनके अचेतन बिंब के कारण जो है दिखाई दी है। उनका चिंतन और काव्य के स्रोत एकाकार होकर विचित्र रूप धारण कर लेते हैं। अति आवेश और अति चिंतन के कारण भी कवि में बौद्धिक उलझन दिखाई देती है। आत्मज्ञान और आत्मविश्लेषण की प्रवृत्ति भी बौद्धिकता को जन्म देती है, जो हम उनके इन काव्यांश में देखेंगे। अतिरेकवादी पूर्णता की ये व्यथाएं बहुत प्यारी हैं। ज्यामितिक संगति गणित की दृष्टि से कृत भव्य नैतिक मान, आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक मान, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करता कब रहा आसान, भावी अंतर कथाएं बहुत प्यारी हैं। ऐसी ही इन छोटे से काव्यांश में देखिए, प्रति हृदय के कत्मशों के बाद, जैसे बादलों के बाद भी शून्य नीला आकाश, उसमें भागता है एक तारा। इस तरह जो है उनकी बौद्धिक की जटिल भाव, उनके जो अचेतन मन में जो बिंब थे, उनको जो है कवि ने अपनी कविताओं में इस प्रकार चित्रित किया है। अगला बिंदु है छायावादी राग तत्व, जो कि उनके काव्य में दिखाई देता है। जब हम माखनलाल चतुर्वेदी की राष्ट्रीय कविताएं पढ़ते हैं और छायावादी रोमानिक काव्य का भी जिस समय प्रचलन था, उसी समय मुक्तिबोध ने अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ की थी। प्रारंभ में उन पर रागात्मक कोमल संवेदनाओं का प्रभाव था। जैसे देखिए उनकी इन काव्य पंक्तियों में, कविता तब मोतिया सीप थी धरती के उस एक अश्रु के लिए कि जो नभ की कमजोरी देख गला था, लेकिन नभ तो आसमान था। स्वयं उतर वह झरनों, नदियों, झीलों के नीले प्रभाव के रूपों में धरती के उर पर पिघल चला था। कविता तब मोतिया सीप थी धरती के उस एक अश्रु के लिए। इस तरह छायावादी राग तत्व भी कवि के काव्य में प्रभाव डालता दिखाई देता है। कवि मुक्तिबोध आधुनिक बोध भी रखते थे। मुक्तिबोध को पढ़ने में ऐसा लगता है मानो हम जो है आधुनिक परिवेश में जी रहे हैं। मुक्तिबोध ने आधुनिकता के नाम पर कुत्सित और कृत्रिम चित्र अंकित नहीं किए, अपितु अन्याय के विरुद्ध भी आवाज़ उठाना, मानवता के भविष्य का निर्माण करना, उत्पीड़ित मनुष्य के साथ एकात्म भाव स्थापित करना, किसी विशेष लोकादर्श के लिए काव्य सृजन करना तथा लौकिक आधुनिक जीवन के आवेश, आक्रोश, क्षोभ, कुंठा, घुटन, पीड़ा तथा अभावों के
मार्मिक वर्णन में भी कवि की आधुनिकता है। मुक्तिबोध ने युग के तनावों को वाणी दी है, जैसे उनकी इन पंक्तियों में देखें हम। पाउडर में सफ़ेद अथवा गुलाबी छिपे बड़े बड़े चेचक के दाग मुझे दिखते हैं सभ्यता के चेहरे पर। संस्कृति के सुभाषित आधुनिकतम वस्त्रों के अंदर का वासी वह नग्न अति बर्बर देह है, सूखा हुआ रोबीला पंजर मुझे दिखता है। एक्सरे की फोटो में रोग जीर्ण रहस्यमयी अस्थियों के चित्र सा विचित्र और भयानक। इस प्रकार जब भ्रम राक्षस मार्क्स, एंजेल्स, रसेल, शास्त्र और गांधी के सिद्धांतों पर व्याख्यान देता है तो पूरा परिवेश आधुनिक बोध से मुक्त हो जाता है। कवि के काव्य में फैंटेसी का प्रयोग बड़े ही गहनता के साथ हुआ है। मुक्तिबोध ने अपने काव्य वृत्त में स्वप्न शैली या कहें फैंटेसी कह सकते हैं, उसका प्रयोग किया है। उन्होंने अपने जीवन की कल्पित कथाओं को फैंटेसी में ढालकर अद्भुत क्षमता के साथ प्रस्तुत किया है। भ्रम राक्षस, अंधेरे में एक आत्म वक्तव्य आदि कविताएं फैंटेसी से आपूरित हैं। पथ भूल कर जब चांदनी की किरण टकराए कहीं दीवार पर, तब भ्रम राक्षस समझता है वंदना की चांदनी ने ज्ञान गुरु माना उसे, अति प्रफुल्लित कंटित तन मन वही, करता हुआ अनुभव की नभ ने भी विनत हो मान ली है श्रेष्ठता उसकी। और उनका अगले बिंदु हम कहें कि उन्होंने अपनी भावाभिव्यक्ति किस काव्य शिल्प के आधार पर की है, तो मुक्तिबोध के काव्य में अर्थ की लय है, भाषा का सुंदर संयोजन है और अभिव्यंजना के सभी पक्षों का संतुलन है। मुक्तिबोध की भाषा स्वयं द्वारा निर्मित भौतिक मौलिक भाषा है। उसमें युगिन चेतना है, मौलिकता है, बिंब विधायिनी शक्ति है। कवि वह सांस्कृतिक सामासिक पदावली का सहारा लेते हैं तो कभी अलंकारमयी होती हैं। कभी अरबी फारसी की संगति उनमें बैठती है तो मुक्तिबोध ने अपनी भाषा को अनेक भाषाओं के शब्दों से संपन्न किया है। कवि का शब्दकोश संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी से बना है। भाषा का अधिकांश भाग तत्सम शब्दों से बना है। भाषा पूरी तरह भावों का अनुसरण करती है, जैसे हम देख सकते हैं इस काव्यांश में। तीव्र गति अति दूर तारा, वह हमारा शून्य के विस्तार नीले में चला है। मुक्तिबोध ने काव्य में विभिन्न वस्तुओं, चरित्रों, घटनाओं के बिंब सुंदर ढंग से आयोजित किए हैं, जिनके कारण राग बोध का विस्तार हुआ है। मुक्तिबोध ने सूक्ष्म और विराट दोनों प्रकार के बिंब प्रस्तुत किए हैं। फैंटेसी के कवि ने कल्पना लोक के अत्यंत भव्य बिंब अंकित किए हैं। दृश्य बिंबों की अधिकता होते हुए भी ऐन्द्रिक बिंब, पौराणिक बिंब, वैज्ञानिक बिंब भी इस काव्य में हैं। इसी प्रकार मुक्तिबोध ने अपने भावबोध को प्रभावशाली ढंग से संप्रेषित करने के लिए समर्थ प्रतीकों का भी प्रयास किया है। उनके प्रतीकों में लकड़ी का रावण, हिडिंबा, कंस, वसुदेव, लंका वानर अर्जुन,
एकलव्य, वृंदावन, शून्य, कमल, सूर्य, बरगद आदि हैं। युग की विसंगति बताने वाले ये प्रतीक हम देख सकते हैं। मानव मस्तक में से निकले कुछ ब्रह्म राक्षसों ने पहनी गांधी की टूटी चप्पल। इस प्रकार भाषा की अर्थ शक्ति बढ़ाने के लिए मुक्तिबोध ने मुहावरों का भी उचित प्रयोग किया है। यथा हम कहते हैं, जैसे नापते हैं गति, गहरी बात, दिल में खटकने लगी, पिस गया वह दो पाटों के बीच, अपना गणित करता रहा, खाली हाथ उचटता दिल, कुचले गए इरादे, अटाले में फेंका गया, इत्यादि। मुक्तिबोध ने निराला द्वारा प्रवर्तित जो मुक्त छंद का प्रयोग किया है, किंतु कवि भी प्रारंभिक कविताएं तुकांत ही हैं। उनके मुक्त छंद में अद्भुत लय और गति है। छंद का प्रयोग होने पर भी मुक्तिबोध के काव्य में गद्य की गंध आती है। मुक्तिबोध के शिल्प में कसावट का अभाव है। उसकी भाषा खुरदरी, अनगढ़ और ऊबड़ खाबड़ लगती है, किंतु उसकी अभिव्यक्ति पूर्णतः समर्थ है, जिसके सामने कलावादी सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। वह शिल्प और कला के स्थान पर मनुष्य की पीड़ाओं पर संवेदना का लेप करने वाला और मानव मूल्यों का विश्वासी कवि है। इसलिए प्रत्येक मनु के पुत्र पर विश्वास करना चाहता हूँ। तरह की पंक्तियाँ कवि के विचारों को मुक्त रूप से संप्रेषित करती नजर आती है। धन्यवाद बच्चों। तो ये था हमारे मुक्तिबोध काव्य के काव्य सौंदर्य की विशेषताओं पर। आगे हम मुक्तिबोध के अन्य पक्ष पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।